नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ से शुरू करूंगा। यहाँ तक हम लोगों ने 323 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 324 से हम लोग शुरू करेंगे। देखो, ये इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे क्योंकि ये चर्चा में है, अभी बहुत दिन से चर्चा में चल रहा है। निर्वाचन ही तो चर्चा में है, इसी को तो टारगेट किया जा रहा है अभी। अनुच्छेद 324, देखो अनुच्छेद 324 क्या कहता है। अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन के अधीन निरीक्षण नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। नहीं समझा? देखो मैं समझाता हूँ। अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में चुनाव आयोग का पूरा संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण कौन करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन होगा। ठीक है, बहुत सारे काम में होंगे। जिससे इसका देखो क्या क्या काम होती है। सबसे पहला, ये मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का काम इसी को दिया गया है। मीन्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का काम किसको दिया गया है? इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 में यही बताया गया है कि इसकी निर्वाचन आयोग में एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन, और अदर इलेक्शंस कमिश्नर होंगे। भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इनकी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होगी। देखो, हटाने की अगर प्रक्रिया हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, जैसे उनको हटाया जाता है वैसे इनको हटाया जाएगा। यानी संसद के दोनों सदन से विशेष बहुमत लाया जाएगा, तभी आप इसको हटा सकते हो। और इनको हटाने की केवल और केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इनका काम क्या होती है? इनका काम बहुत सारे होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव कराना। जैसे अभी बिहार में चुनाव होगा विधानसभा का, तो किसकी जिम्मेदारियां हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। फिर राजनीतिक दलों, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको रजिस्टर करना। जैसे अभी बिहार में देख रहे हो बहुत सारे पॉलिटिकल नए नए पार्टियां आई हैं, उनका क्या किया गया? उनको पहले रजिस्टर किया गया, उनको चुनाव चिन्ह दिया गया, ये दिया गया। तीसरा होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करवाना। जैसे देखो अभी डेट तारीख अनाउंस हो गया बिहार में, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होती है? ये इसका गाइडलाइंस होता है कि आपको इसी गाइडलाइंस के तहत सारा काम करना है, बस सिंपल समझो। फिर क्या करता है ये? वोटर लिस्ट जारी करता है। वोटर लिस्ट जारी करना या इसको संशोधन करना, ये करना ना, समझ रहे हो? तो ये सब काम 324 के अंदर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं 325। 325 देखो क्या कहता है। 325 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन प्रणाली सम्मिलित किए जाने के अपात्र न होना और किसी विशेष निर्वाचक नामावली से सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। मतलब सीधा ये कहता है ना कि भारत एक समान मतदाता सूची जारी करेगा और किसी भी धर्म, जाति, लिंग या सेक्स के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। ये बोला गया है हमारा 325। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम है तो इसको मैंने वोटर लिस्ट से ही गायब कर दूंगा, ये दलित है तो यहाँ से गायब कर दूंगा। नहीं, ये सब नहीं कर सकते क्योंकि हमारा देश क्या है? एक सेकुलर कंट्री है। मतलब नागरिक का योग जो होगा, एलिजिबल जो एलिजिबिलिटी होगा वोटर का, वो जाति, धर्म, लिंग और रंग के आधार पे वोट से आप वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, और एक मतदाता सूची आप तैयार करोगे जिसमें हर तरह के लोग होंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं आप बनाओगे वोटर लिस्ट जिसमें मुस्लिम, दलित, सिख और हिंदू के अलग अलग वोटर लिस्ट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं आपको बनाना है। मतलब सभी धर्म को एक समान मतदाता सूची बनाना होगा। ना किसी के साथ आप भेदभाव कर सकते हो, ना किसी के साथ आप जाति, लिंग, धर्म के स्थान पर आप भेदभाव कर सकते हो। ये सब बातें कहाँ दिया गया है? 325 में दिया गया है। देखो इसी में एलिजिबिलिटी दिया गया है कि आप भारत के सूची, मतलब आप मतदाता को कर मतदाता बन सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर की आयु होनी चाहिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 326 कहता है।
और निर्वाचन आयोग के जो भी नियम होंगे ना वो एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करना चाहिए। 325 में कहा गया है। 326 में देखो क्या कहा गया है। 326 कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। मतलब 326 ये कहता है कि लोकसभा मतलब लोअर हाउस ऑफ द पीपुल और जो राज्यसभा का जो भी इलेक्शंस होंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट के अनुसार मतलब वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। मतलब 18 वर्ष के आयु प्लस में ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो भी मत होगा वो सब एक होगा। मतलब अगर अंबानी जी अगर वोट कर रहे हैं, अंबानी जी अगर मुकेश अंबानी जी वोट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू एक होगा, और एक गरीब पर्सन भी कर रहा है तो उसका वोट एक होगा। तो सभी के लिए जो वैल्यू होगी वोट का वो सेम होगा, मतलब वोट देने का अधिकार जो होगा वो सेम होगा। देखो पहले क्या था ना कि वोट देने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था खास करके एज का वो 21 वर्ष था, सबको पता है। फिर बाद में क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ, कब 1988 में। 1988 में हुआ तो इसको 18 वर्ष कर दिया गया, तो ये 1989 से लागू। ठीक है, ठीक है। तो ये 326 हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब है 327, देखो क्या कहता है। 327 कहता है कि विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध कराने की शक्ति संसद की शक्ति होगी। मतलब ये कह रहा है कि अगर मतलब ना ये कह रहा है कि 327 में जो भी भारत के चुनाव है, खास करके जो भी चुनाव है, चुनाव की इलेक्शंस प्रक्रिया, वो संसद की शक्ति ये बताता है कि जो भी अनुच्छेद चुनाव से जुड़े कानून बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आसान होगा क्या होगा, वो सब अनुच्छेद 27 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 327 में दिया गया है। किसमें? 327 में है। मतलब सिंपल कहो कि जो भी संसद को ये पूरा पावर दिया गया है कि जो लोकसभा और जो भी राज्य विधानसभा के जो भी इलेक्शंस में जो भी नियम कानून होंगे, कानून बनाने की जो भी शक्ति होगी वो क्या होगा, 327 के तहत बनाया जाएगा। मतलब सीधा बोलो कि जो भी भारत के चुनाव होंगे ना वो फेयर होंगे, एक सुमेचित तरीका से होगा, सारे नियम व्यवस्था संसद बनाएगी। ठीक है, कानून बनाने का पूरा अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, और ये जो नियम होगा ना, ये नियम बताया गया 360 में ही बताया गया है, ये जो है ये कानून पूरे भारत में लागू होगा। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि आप बिहार के लिए कोई अलग कानून बनाओगे और यूपी के लिए कोई अलग, नहीं। ठीक है, 328 में भी यही कहा गया है। 328 में कहा गया है कि किसी राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन से संबंध उपबंध राज्य के विधानमंडल की शक्ति। हाँ देखो 328 में कहा गया है कि जो भी संसद से चुनाव संबंधित कोई भी कानून नहीं बनाया गया है, मान लो कभी कभी क्या होती है ना कि संसद कानून नहीं बनाया गया है, तो राज्य विधानमंडल को ये पूरा अधिकार होगा कि अपने विधानसभा के लिए जो भी इलेक्शन होंगे उसके लिए कानून बनाए। ये दिया गया है 328 में। मतलब सीधा सीधा समझो ना कि अगर केंद्र ने किसी विषय पर चुनाव संबंधित कानून नहीं बनाया है तो राज्य खुद अपने चुनाव की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो होगा ये राज्य विधानमंडल राज्य विधानसभा से संबंधित कानून बना सकता है, या तो कभी मान लो संसद की अनुपस्थिति हो तब बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बताया गया है। अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 329 कहता है कि निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। हाँ ये देखो बात कही गई है, बहुत अच्छा अनुच्छेद है 329। 329 में ये बोला गया है कि अनुच्छेद 329 सीधा कहता है ना कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है, और कोई अदालत उसे चुनाव से रोक नहीं सकती या रद्द नहीं कर सकती या बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया गया है। समझ रहे हो ना? मतलब कि अगर मान लो कि बिहार में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गया और मान लो फर्स्ट चरण का चुनाव शुरू हो गया और खत्म हो गया, और सेकेंड चरण के बीच में किसी मामला में विवाद फंस गया हो या कुछ प्रॉब्लम हो गया हो,
तो ऐसा नहीं कि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेगा, बोलेगा नहीं चुनाव का पूरा फर्स्ट जो चरण हुआ था ना उसको रद्द किया जाए, ऐसा नहीं कर सकता, वो उसके बाउंड्री में नहीं आता वो। मतलब ना हाई कोर्ट में आप चुनाव जाकर याचिका दायर करके रोक नहीं सकते। मतलब चुनाव की जो भी प्रक्रिया है ना वो अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये कौन करेगा? ये निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ही घोषणा कर सकता है कि पूरी प्रक्रिया कोर्ट न्यायालय में दखल नहीं दे सकता। ठीक है, मान लो कि कोई व्यक्ति यह कहकर कोर्ट नहीं जा सकता कि मेरा निर्वाचन वोटिंग की तारीख गलत है, उसे रोक दो, नहीं, ये काम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का नहीं है। मतलब चुनाव पूरा होने के बाद चुनाव दी जा सकती है, तभी दे सकते हो, बीच में इंटरफेयर करना पॉसिबल नहीं है। मतलब जब चुनाव पूरी तरीका से समाप्त हो जाए या रिजल्ट आ जाए उसके कुछ दिन बाद चुनावी याचिका दायर आप कर सकते हो, ये रूल बनाया गया, आपने शायद सुना होगा। हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो यही बोला गया है 329 में कि निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले होंगे उसमें आप बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा 329 में बोला गया। देखो 330 में कहा गया है, 330 330 330 में देखो क्या कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों को आरक्षण देना। हाँ देखो हमारा जो सीट है ना, जैसे आप जानते हो कि हमारे भारत में अभी 500 कितना सीट है, मैक्सिमम 500, इस 500 कुछ सीट है, 555 या 545 सीट है। तो उसमें से आरक्षण कोटा बनाया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए भी, अनुसूचित जाति के लिए भी और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट होंगे वो रिजर्व कर दिया जाएगा। ये बताया गया है 330 में। एसी के लिए अलग से होगा, एसटी के लिए अलग से सीट आरक्षित किए जाएंगे। इसका मतलब है ना कि वहां से सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति लड़ सकता है जो सीट आरक्षित है, एससी एसटी के लोग भी लड़ेंगे। पता है ये देश का सबसे खतरनाक चीज है। जो देखोगे ना, जैसे गया में आप देखोगे, गया में बहुत साल 15-20 साल से एससी और एसटी सीट है। गया का डेवलपमेंट मानो ना तो जीरो है, क्योंकि यहाँ कोई जनरल सीट है नहीं, तो फाइटिंग नहीं होता। आप पूरे इंडिया में देखोगे तो पूरा माहौल चलती है, इलेक्शन का चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ सीट रिजर्व है। यहाँ वही लोग लड़ेंगे जो उस मतलब एससी एसटी के होंगे। ठीक है, तो ये कुछ हद तक गलत है। अब पता नहीं गलत है क्या है, ये अलग मुद्दा है, इस पे बात नहीं करेंगे हम लोग। 330 में यही बोला गया कि एससी और एसटी के लिए हमें सीट को आरक्षित कर देना कंपलसरी है। ठीक है, 331 में कहा गया है कि लोकसभा के आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधि, देखो अब ये खत्म हो चुका है। राष्ट्रपति महोदय जी 2 को चुनते थे, लेकिन 104वां जो संविधान संशोधन हुआ ना, जो संविधान संशोधन हुआ 304वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें ये हटा दिया गया है। अब इनको पूरी तरीका से हटा दिया गया है। पहले था ये कंडीशन, लेकिन जब 104वां संविधान संशोधन हुआ तो 2020 में, जनवरी 2020 में इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो भी एंग्लो इंडियन नामांकित नहीं है, लेकिन ये प्रावधान 331 में था। अब आते हैं 332। देखो 332 में जिस तरह से 330 में बोला गया है उसी तरीका से 332 में भी बोला गया है कि राज्यों को विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट को आरक्षण किया जाएगा, आरक्षित कर दिया जाएगा। इसी तरीका से 333 में था कि राज्यों को जो विधानसभा में आंग्ल समुदाय के जो 2 लोग चुना जाता था ना, वो 2 लोग नहीं चुनते थे, यहाँ शायद 1 चुना जाता था, वहां 2 थे और यहाँ कितना था, यहाँ शायद 1 चुना जाता था जो राज्यपाल के द्वारा चुनाया जाता था, वो अब हटा दिया गया। ठीक है, मतलब डिलीट कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन हुआ ना 2020 में, जनवरी 2020 में, उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो जो राज्य विधानमंडल में 1 सदस्य को राज्यपाल चुनते थे वो अब नहीं चुने जाएंगे, बिल्कुल। 334 क्या कहता है, देखो 334 कहता है, 334 कहता है कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधियों का 50 वर्ष के पश्चात न रहना। इसका मतलब समझ रहे हो आप?
इसका मतलब हुआ कि स्थानों के जो भी आरक्षण है और अगर विशेष प्रतिनिधियों का 50 वर्ष के पश्चात न रहना। देखो इसका मतलब समझाते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि जैसे जैसे कोई भी अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है और एंग्लो समुदाय है, जो सीटों का पहले क्या था, आरक्षित रहती थी, स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता था जो एक अवधि तक फिक्स रहेगा। लेकिन अब क्या था ना, 334 में कहा गया है कि इसको 10 वर्ष के लिए आरक्षित था, हर 10 साल में हम इसको बढ़ाते चलेंगे अपने संविधान के अनुसार। तो हर समय आप देखोगे ना, तो आप देखोगे तो बहुत सारे संशोधन हुए हैं 334 के अनुसार के लेकर, 334 के अनुसार के लेकर 8वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 23वां हुआ, 45वां हुआ, फिर 62वां हुआ, फिर 52वां हुआ, 55, फिर देखो 104वां संशोधन जो हुआ 2030 तक परमानेंट रहेगा। मतलब जो भी SC ST के सीट है ना वो 2030 तक लागू रहेंगे, और जो एंग्लो इंडिया का था वो समाप्त हो चुका है। समझ रहे हो आप? तो 334 में यही कहता है कि फिक्स कर दिया गया है सीटों को। देखो स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधियों का 50 वर्ष के पश्चात न रहना, मतलब समय समय के बाद चेंज करते रहना, परिस्थिति के अनुसार चेंज किया जाएगा। ठीक है। 335 क्या कहता है? 335 देखो कहता है कि जिस तरह से हम 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को हम क्या करते हैं, आरक्षण देते हैं सीटों के लेके, उसी तरीका से 335 में लोक सेवा के पदों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दावा करना। जैसे यहाँ पे 330 में था ना, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए हम आरक्षण सीट करना, और 332 में विधानसभा के लिए था। तो इसी तरीका से 335 में बोला गया है कि जो भी सरकारी नौकरियां होगी, ठीक है, सरकारी जो नौकरियां होगी वो उसमें आरक्षित किया जाएगा। जैसे प्रमोशन दिया जाएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी इंटरेस्ट होंगे उसको ध्यान में रखकर जो भी सर्विस और पोस्ट होंगे ना, उनको एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए उनको प्रमोशन दिया जाएगा। समझ रहे हो आप? ये बोलता है अनुसूचित जनजाति, अनुच्छेद 335। आज रिजर्वेशन का बात किया गया। ठीक है। इसी तरीका से 336 में बोला गया कि कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय को विशेष उपवर, तो ये तो खत्म हो चुका है, अब ऐसा तो कुछ रहा नहीं प्रावधान। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये 335 में 336 में यही है कि कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपवर, और इसी तरीका से 337 में भी था, 337 में कि जो भी एंग्लो इंडियन होंगे ना उनको गवर्नमेंट सर्विस में कुछ विशेष चांस दिए जाएंगे ताकि समाज और प्रशासन में बराबरी का भागीदारी ले सके। लेकिन ये सब क्या है ना, अब खत्म हो चुका है, ये सब अब लागू नहीं होगा, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन हुआ ना, ये सब हटा दिया गया है, अब नहीं बचा ये। ठीक है। इसी तरीका से 336 में है, 336 में भी यही है कि कुछ सेवाओं में समुदाय में विशेष उपबंध दिया जाएगा आंग्ल समुदाय के, और इसी तरीका से 37 में है कि आंग्ल समुदाय के फायदे के लिए अनुदान के लिए विशेष प्रबंधन किया जाएगा। 336 और 37 में कुछ, ठीक है, वहां पे आरक्षण और यहाँ पे अनुदान। ठीक है। 336 और 337 समझ में आ गया? जो अब समाप्त कर दिया गया, 336 और 37 सब समाप्त हो गया। देखो 338 क्या कहता है? 338 कहता है कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा। 338 कहता है कि एक क्या होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किया जाएगा। मानो ना, तो संविधान में इनकी पूरी शक्ति दे दी गई है 338 के तहत। देखो 330 और 332 ये सब उसी के अनुसार है। देखो 330 में क्या बोला गया, देखो इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ 330 में लोकसभा और राज्यसभा में, मतलब लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित करना, और इसी तरीका से 332 में प्रत्येक विधानसभा में। ठीक है। इसी तरीका से
335 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, ठीक है। और 337 देखो 335 में 336 37 छोड़ दो, और उधर उधर कितना, उधर उधर 333 आप छोड़ दो, 33 और 34 छोड़ दो, ये सब खत्म हो चुका है। 333 333 334 336 और 337 ये सब खत्म हो चुका है, इसका कोई अब मतलब नहीं रहा। देखो 338 क्या कहता है ना कि भारत में एक अनुसूचित जाति के लिए एक संवैधानिक आयोग होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया जाएगा, जो इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कहा जाएगा। सिंपल शब्दों में यही कहा गया है, समझ रहे हो ना। देखो, और 338 के लिए ये होगा नेशनल लेवल पे, और ये होगा राज्य लेवल पे, मतलब सॉरी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा 338 में, और 338 के काम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, एससी और एसटी, ठीक है। इसी तरीका से 338 के खा में बोला गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भी बनाया जाएगा। 338 अनुसूचित जाति, 338 के का अनुसूचित जनजाति, 338 के खा पिछड़ा पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ओबीसी, ये एससी और ये एसटी, ये होगा, ठीक है। समझ में आ गया। 338 समझ रहे हो। देखो 338 के बी में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की गठन किया जाएगा, इसको भी एक प्रावधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आती है 339। देखो 339 क्या बोलता है, 339 यही बोलता है ना, अनुसूचित। देखो इस सब के बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये सब पावर में पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो इतना जान लो, 338 क्या होगा, एसी अनुसूचित जाति, 338 से अनुसूचित जनजाति, 338 भी पिछड़ा आयोग, ये सब होगा, ठीक है। अब आते हैं 339 है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों को कल्याण के लिए संघ का नियंत्रण, समझ रहे हो ना। देखो इसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को ये लगेगा कि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के एक अलग से क्या किया जाए, क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, तो ये पावर पूरा राष्ट्रपति को होगा। मतलब अनुच्छेद 339 कहेगा कि अगर राज्य सरकार को ये निर्देश दे सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए एक वेलफेयर और अनुसूचित जनजाति के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन का आप व्यवस्था कीजिए, ताकि जो भी एससी एसटी के लोग होंगे, विकास, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा का निगरानी जो होगा वो केंद्र सरकार डायरेक्शन देगी राज्य सरकार को, ठीक है। ये किसके लिए बोला गया है, ये अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के कल्याण के लिए एक वेलफेयर और एक एडमिनिस्ट्रेशन का व्यवस्था करेगा, ठीक है। ये बोला गया है 339 में, ठीक है। 339 में मतलब ये पावर राष्ट्रपति को दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार होगा कि वो राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति के प्रशासन और उसके कल्याण का जो भी गाइडलाइंस है ना वो दे, ठीक है। यानी राष्ट्रपति केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आदेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीका से आप देखते हो ना, राष्ट्रपति एक कमीशन बना सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जातियों के स्थिति का रिव्यू कर सकते हैं, और ये सब रिपोर्ट कहाँ दिया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसी तरीका से है 340 में कहता है कि पिछड़ा आयोग को दशाओं के सर्वेक्षण के लिए एक आयोग की नियुक्ति करना, ये है ओबीसी के लिए,
मतलब ओबीसी के लिए एक कमीशन का व्यवस्था करना। ठीक है, समझ रहे हो आप? 340 में यही कहता है कि जो भी पिछड़ा वर्गों की दशाओं और सर्वेक्षण के लिए एक आयोग की नियुक्त करना, मीन्स पिछड़ा आयोग की नियुक्ति करना। देखो 239 में क्या था कि जनजाति कल्याण के लिए, लेकिन 341 में है अनुसूचित के लिए, मतलब एसटी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। देखो 339 जो है ना वो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि कौन सा एरिया कहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र होंगे। अगर अनुसूचित क्षेत्र हो गए तो उनका प्रशासन कौन करेगा, उनका वेलफेयर कौन करेगा, ये 339 में है। लेकिन 340 में बोला गया है कि वो ओबीसी होगा, ओबीसी एक संस्था होगी, पावर, और एक अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, ये 341 में है और 342 में। ठीक है, देख लो। और यहाँ पे क्या है 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा, 338 काम में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, और 338 के खाम में है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग होगा, और 339 में है कि प्रशासन करेगा, 340 में है कि ओबीसी के लिए कोई नियुक्ति करेगा। मतलब 340 में ये कहा गया है कि ऐसे सामाजिक और शैक्षिक में जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं, बैकवर्ड में, उसकी स्थिति जांच करेगा, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेगा, एक आयोग की निर्माण कर सकता है। ठीक है, अब है 341। 341 में भी यही बात बोला गया है कि इसके लिए कौन, किसके लिए, 341 में यही कहा गया है कि ये एससी के लिए ऐसा कर सकता है, अनुसूचित जाति के लिए, और 342 में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले पूरा जो भाषा ना, ये इसमें कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कंफ्यूजन होगा, बहुत सिंपल है, आप समझ रहे हो। मतलब 341 में यही कहा गया है कि जो भी राष्ट्रपति तय करेगा कि किन राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में जो भी कास्ट है ना अनुसूचित जाति मानी जाएगी, ये बोला गया है 341 में, और 342 में कहा गया है कि कहाँ जनजाति मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि अपने मन से राज्य सरकार बोल देगी कि चलो ये अनुसूचित जनजाति है। जैसे देखा था ना बिहार में तांती और ततवा जो थी उनका क्या किया, चेंज कर दिया बिहार सरकार ने और घोषित कर दिया कि ये अनुसूचित जाति है। तो फिर देखा जो सुप्रीम कोर्ट ने था वो रद्द कर दिया, बोला नहीं, आपका ये पावर नहीं है कि आप इसको अपने मन से घोषित कर सकते हो, ये पावर राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, तो 341 के तहत कौन अनुसूचित जाति होगा ये राष्ट्रपति तय करेगी, 342 के तहत कौन अनुसूचित जनजाति होंगे वो राष्ट्रपति तय करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरीका से 340 में पिछड़ा वर्गों को दशाओं को स्वेच्छन के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगा। ठीक है, 342 के का है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इधर वाले जो भी है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 330 क्या है, 330 सीधा समझो ना कि लोकसभा में जो भी सीट आरक्षित किया जाएगा एससी और एसटी के लिए वो किया जाएगा 330 में। और 331 छोड़ दो, 332 में है राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित किया जाएगा, 330 में लोकसभा में और 332 में विधानसभा में। फिर इसी तरीका से 332 छोड़ दो, 333 छोड़ दो, और इधर इधर आप 331 छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, ये सब हट चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर है 335 में एससी, मतलब ना एससी और एसटी के लिए जो भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में उनको आरक्षण दिया जाएगा। फिर है 338 में एक अनुसूचित जाति आयोग होगा, एससी आयोग होगा। फिर 38 के एक एसटी आयोग होगा, और 338 के खा में एक पिछड़ा वर्ग आयोग होगा। फिर इसी तरीका से 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के जो भी प्रशासन होंगे, अनुसूचित जनजाति के जो कल्याण होंगे वो राष्ट्र, ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल राष्ट्रपति
का नियंत्रण होगा कि कब किसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है। ठीक है। 340 में कहा गया है कि पिछड़ा वर्गों की दशाओं, मतलब जो भी राष्ट्रपति का ये अधिकार होगा कि एक कमीशन बनाए और जो देश के सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ चुके हैं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रूप से, उनकी जांच करे और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए सुझाव दे। यानी किसी भी वर्ग को समाज में बराबर अवसर नहीं मिल पा रहा हो तो राष्ट्रपति उसको इम्प्रूवमेंट कर सके, ये आयोग बना सकता है। कौन सा? 340 में। 341 में बोला गया है कि कौन सा जाति अनुसूचित जाति होगी इसका तय राष्ट्रपति करेगा, मतलब संसद करेगी। 342 में कौन जनजाति होंगे इसका तय राष्ट्रपति करेंगे, संसद करेगा। 342 के का में देखो क्या बोला गया है। 342 के का कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग, जैसे होता है ना कभी कभी कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति काफी खराब हो चुकी है, तो उसके लिए बहुत सारे स्कीम लाई जाती है स्पेशली इन लोगों के लिए, जिससे इनकी दशा और दिशा सुधारा जा सके किसी भी एक सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से। मतलब और ये राष्ट्रपति का काम होगा। मतलब ना सीधा ये बोला गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे ये तय करेंगे कि कौन देश में सामाजिक शैक्षिक रूप से ओबीसी है या ईबीसी है, ये सेंट्रल में शामिल होगी। ओबीसी सूची नहीं जारी होता ना, सूची में बदलाव केवल संसद ही कर सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति भी करेंगे। मतलब ना सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा का जो लिस्ट होगा, ओबीसी कौन होगा कौन नहीं होगा, ये तय करेगा हमारा संसद। 341 अनुसूचित जातियां कौन होगी, राष्ट्रपति तय करेगा। 342 अनुसूचित जनजाति कौन होगी, राष्ट्रपति तय करेगा, संसद तय करेगा। 342 के का सामाजिक और जो भी पिछड़ा कौन ओबीसी में आएंगे कौन ओबीसी में नहीं आएंगे वो कौन तय करेगा, संसद करेगा, मीन्स राष्ट्रपति करेगा। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। फिर से एक बार थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग ने पढ़ा था, यहाँ से इधर वाला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ऊपर वाला आगे, हाँ यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से निर्वाचन से शुरू किए थे। देखो 324 है, निर्वाचन आयोग की पूरा दिशा निर्देश दिया गया है कि कब चुनाव कराएगा, तारीख कब ऐलान करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट, फिर वोटर लिस्ट जारी करना, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाना, फिर रजिस्ट्रेशन करवाना किसको, पार्टियों को, ये सब काम 324 के अंतर्गत बोला गया। 325 में कहा गया कि धर्म और मूल वंश जाति के आधार पर किसी के साथ भी आप वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटा सकते हो और उनको पूरा अधिकार है वोट देने का। 326 में बोला गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो विधानसभा के लिए जो भी निर्वाचन होगा वो व्यस्त मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, मतलब जिसका एज 18 साल से ऊपर हो चुका है वो वोट देने के लिए अधिकार है। और वो जो वोट का वैल्यू होगा वो 1 होगा, चाहे अंडानी वोट करे या अंबानी करे या कोई गरीब आदमी करे, बात सेम होगा। 328 में कहा गया है, 327 में कहा गया है, 327 में कहा गया है कि विधानमंडल के लिए जो भी निर्वाचन से संबंध उपबंध करने के संसद की शक्ति होगी। मतलब ना कि जो भी विधानमंडल में रूल और रेगुलेशंस, कैसे चुनाव कराना, क्या रूल होना चाहिए, क्या रेगुलेशंस होना चाहिए, वो सब संसद नियम बनाएगा। 328 में कहा गया कि बाई चांस कोई ऐसा कदम है, मतलब ऐसा नियम है जो संसद ने नहीं बनाया है, तो वो राज्य सरकार के पास पूरा शक्ति होगा, विधानमंडल के पास पूरा शक्ति होगा कि वो उस कानून को बना सके। 329 में कहा गया कि निर्वाचन से संबंधित मामले न्यायालय में हस्तक्षेप का वचन। मतलब ना कि जैसे बिहार में मान लो वोटिंग हो रही है, तो एक फेज हो गया और दूसरी फेज में चालू मान के चलो बक्सर हो गया, कोई प्रॉब्लम से चुनाव रुक चुकी है, तो ऐसा नहीं कि आप हाई कोर्ट चले जाओ, यहाँ चले जाओ, मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। अगर आपको हस्तक्षेप करने का पावर है ना, तो जब तक का चुनाव पूरी तरीका से कंप्लीट नहीं हो जाता, उसका पूरी तरीका से रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बीच में चुनाव आयोग के साथ
क्या बोलते हो, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पूरी तरीका से फ्री है चुनाव कराने के लिए। आप देखते हो ना, कोई भी चुनाव होती है ना, तो बीच में ना सुप्रीम कोर्ट आता है ना हाई कोर्ट आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि उसका क्षेत्राधिकार के अंदर में आता ही नहीं ये सब बातें। ठीक है, ये 329 में ये बात बोली गई है। 330 में क्या बोला गया, 330 में यही कहा गया है, 330 में यही कहा गया है कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित किया गया है। इसी तरीका से 332 में किया गया है राज्यसभाओं के लिए। 331, 333 और 334 छोड़ दो, ये सब कोई मैटर नहीं करता। 334 में बोला गया है कि जो जैसे 333 में ये भी छोड़ दो, 334 में कहा गया है कि जो भी आरक्षण दिया गया है और विशेष प्रतिनिधि दिया गया है वो 50 वर्ष के पश्चात न रहना, मतलब ना समय समय पर क्या करेगा, इस सीटों को क्या करेगा, देख रेख करती है। आपने देखा होगा जैसे नहीं होता है जनसंख्या के आधार पर सीट का बंटवारा, मतलब सीट घटती है या बढ़ती है, ये बोला गया। 335 में कहा गया ना कि एससी और एसटी लोगों को जॉब में आरक्षण दिया जाएगा, जो भी मतलब प्रमोशन कैसे किया जाएगा, अगर आप एससी एसटी हैं और अगर आप सर्विस में हैं तो आपको आरक्षण दिया जाएगा एलिजिबिलिटी के अनुसार। ठीक है, 335 में। 336 और 37 छोड़ दो। 338 में एक अनुसूचित जाति आयोग होगा, 338 के काम में अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, 338 के खाम में एक ओबीसी आयोग होगा, मतलब संवैधानिक आयोग, पूरा पावर दिया गया है। 339 में यह कहा गया है कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा और अनुसूचित जनजाति के लिए उनका प्रशासन कौन करेगा, उनकी वेलफेयर कैसे होगा, ये सब संघ का पूरा नियंत्रण होगा और राष्ट्रपति जी तय करेंगे ये सब। ठीक है, 340 में यही बोला गया है कि अगर मान लो कि कुछ पिछड़ा वर्ग के आयोग हैं जो पूरी तरीके से पिछड़ चुके हैं, तो उनके लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, उनको वर्गों को दशाओं को अच्छा किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ये 340 में बोला गया और ये राष्ट्रपति जी करेंगे। 341 में कहा गया ना कि कौन जाति अनुसूचित जाति होगा ये तय करेगा राष्ट्रपति, मतलब संसद। 342 में कौन जाति अनुसूचित जनजाति होगा ये भी तय करेगा संसद, राष्ट्रपति। 342 में ये बोला गया कि कौन ओबीसी के कैटेगरी में होगा सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से, ये भी संसद के पावर दिया गया है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि बिहार में एक जाति था ताती और ततवा, सुना होगा आपने, उसको बिहार सरकार ने क्या किया,